हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से अच्छी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि परेशानियाँ जब आती है तो हर तरफ से आती है और मुश्किलों का सामना हर हाल में करना होता है। तो अभी तो मैं खुद परेशान थी और मुसलसल परेशानी में ही अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। इस वजह से मोबाइल यूज़ करना बहुत कम हो गया था और कॉल के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ हो रहे थे, मगर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि लंबा-चौड़ा उसमें प्रोसेस होता है। आपको थोड़ी मेहनत करने होते हैं तभी जाके आप अपना यूट्यूब चैनल जो होता है आगे बढ़ा पाते हो या अपनी सिचुएशनें अपने फ्रेंड तक शेयर कर पाते हो, सब्सक्राइबर तक शेयर कर पाते हो। ऐसा होता है ना, उसके लिए भी हिम्मत और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, मैं मुसलसल थोड़ी-सी ठीक रहती हूँ, थोड़ी ख़राब रहती हूँ, थोड़ी-सी ठीक रहती हूँ, थोड़ी ख़राब रहती हूँ। तो गर्दन वाला मसला तो आप लोगों से शेयर किया है मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ी ठीक हूँ, लेकिन मच बेटर नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ। वो चीज़ें जो हैं मुसलसल थोड़ी-थोड़ी है अभी। तो जहाँ मैं थी बिहार में, तो बिहार में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया था, तो ज़्यादा कुछ तो बोलते नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा कुछ बोलने से ये मतलब नहीं है कि आपकी सिचुएशन जो है वो ठीक है। आपको डॉक्टर ने अगर कुछ नहीं कहा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें हैं ही नहीं या फिर वो चीज़ें बिल्कुल सही है। तो कभी-कभी होता है ना, डॉक्टर को समझ में भी नहीं आता, कभी-कभी होता है ना, डॉक्टर हर चीज़ों को लाइट लेते हैं, बस उनको पैसा कमाना रहता है। आप जाते हो, फीस देते हो, फिर दवा खरीदते हो, फिर टेस्ट कराते हो, सारे से वो पैसा बना लेता है, फिर आपकी तकलीफ़ कुछ भी हो उससे। फिर कुछ दिन के बाद अगर वही चीज़ें गलत या बहुत बड़ी सिचुएशन में बदल जाए, तो फिर डॉक्टर उस चीज़ को अपने ऊपर लेंगे, नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, 1 महीने पहले हमने टेस्ट कराया या फिर हमसे दिखाई तो हमने तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया और सिचुएशन इतना बढ़ गया। तो ऐसा होता है कि डॉक्टरों के पास भागते-भागते भी इंसान को बड़ी मर्ज़ लग जाती है। तो मुझे ना डॉक्टरों पे ट्रस्ट नहीं होता इस मामले में, क्योंकि मैंने जितने डॉक्टर को देखे ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे ही हैं, पेशेंट से लूटते हैं, पैसे वग़ैरह बनाते हैं, बात ख़त्म। उनको सिचुएशन से कोई मतलब नहीं। मतलब आपको चुभन हो रही है, दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो वो कहेंगे कि बस ऐसे ही तुम्हारे माइंड का है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, 1-2 डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्रॉपर चलाया, भले ही उससे मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, थोड़ा-सा हुई, फिर हुआ वो, लेकिन कम से कम ट्रीटमेंट तो चलाया ना, उनको लगा तो कि ये चीज़ें हैं, तभी तो चलाया उन्होंने और तभी तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला, तो मैं खाने या फिर बात करने लगी। लेकिन बाकी के पास मैं गई, और अच्छे डॉक्टर के पास गई, जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इस वज़ह से ऐसा कुछ भी नहीं। तो फ़िलहाल हम अभी वहीं थे, अपने गाँव में ही थे और आप लोगों को तो न्यूज़ मिली ही होगी कि बिहार में अभी सर्वे चल रहा है, ज़मीन वग़ैरह के लिए जो सरकार ने सर्वे रखा हुआ है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेपर और बाकी चीज़ों के काम करने पड़ते हैं। तो मम्मी काफ़ी दिन से दिल्ली में थी और मैं अकेले वहाँ थी, तो मुझसे तो सारी चीज़ें होंगी नहीं, कुछ ज़मीन वग़ैरह है तो उसके पेपर ठीक करने होंगे। तो अम्मी ने सोचा कि फिर आके ना कर देते हैं, तो पापा और अम्मी दोनों ने डिसाइड किया। फिर ट्रेन लिया उन्होंने और वो आ गई बिहार। तो 4 से 5 दिन हुए थे जैसे वो आई, आँधी और बारिश बिहार में 1 हफ़्ते तक मतलब डिस्टर्ब ही रहा है, क्योंकि 4 से 5 दिन तक मुसलसल बारिश थी। मुझे लगता है वो सितंबर का लास्ट महीना था, है ना? मुझे लगता है हाँ, सितंबर का लास्ट महीना था। तो उसमें बारिश मुसलसल 3-4 दिन होती रही। उसकी वजह से फिर बाढ़ के सिचुएशन आ गए, फिर नेपाल के बहुत सारे डैम को खोल दिया गया, बहुत सारी पानी आ गई बिहार में। तो लाइट डिस्टर्ब हो गई। बारिश की वजह से भी लाइट डिस्टर्ब हो गई, बहुत सारे पोल, तार वगैरह सारे टूट गए। तो इस वजह से सिचुएशन ठीक नहीं थी और फिर जहाँ जा कर के पेपर को आपको दुरुस्त कराना होता है, आपके ब्लॉक होते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह का मसला होता है, वहाँ पे सही होते हैं या फिर जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, तो वहीं पे होते हैं, हर चीज़ तो हर जगह नहीं होती। तो हम लोग फँस गए कि होता तो नहीं है, तो फिर पापा वहीं थे 3-4 दिन और पापा उस बीच में उनका जो खान-पान है, घर पे तो हम लोगों ने किया किया ही, लेकिन वो रिलेटिव रिलेशन के पास चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो उनको नहीं खाना था, वो खा लिए। हालाँकि उनको भूख लग ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ से साँस में थोड़ी-थोड़ी दिक्कत पहले से थी उनकी, तो वो आधी रोटी ही खाते थे। लेकिन कहीं पे भी चिकन, मटन ये सब मिला तो 1-2 पीस खा लेने की वज़ह से उनका क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब वहाँ से टिकट कटने के बाद हम लोगों ने सोचा कि पापा चले जाएँगे, फिर जहाँ से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, वहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद हो सकता है मच बेहतर हो जाए, अल्लाह सब कुछ अच्छा करने वाला है। तो पापा यहाँ आने के बाद जब डॉक्टर के पास जाने के लिए डिसाइड करते थे, तो उनसे नहीं हो पाता था, चक्कर वगैरह ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने कहा 1-2 दिन आराम करके चले जाएँ। फिर उसी बीच में ये सारी चीज़ें हो गई, सीरियस हो गए वो बहुत ज़्यादा और हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा।
राइट नाउ वो हॉस्पिटल में हैं और हम लोग अचानक से आना पड़ा हम लोगों को, तो हमने टिकट बुक कराई। एक ही टिकट कंफर्म हुआ क्योंकि उन्होंने जैसे यहाँ कदम रखा दिल्ली में, उसके कल परसों हो के ये सब चीज़ें हो गई। तो अम्मी का भी इरादा था बिहार में ही रहने का, सारा पेपर वगैरह ठीक करवाने का, लेकिन हो नहीं पाया। तो मेरी छोटी सिस्टर थी, वही हैंडल कर रही थी सब कुछ। और फिर डॉक्टर के पास जब ले गई, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, देखा नहीं, और उन्होंने सीरियसली इस चीज़ों को नहीं ली। तो फिर मैक्स में ले जाया गया। तो मैक्स में ले जाने के बाद डॉक्टर ने एडमिट करा लिया, ऑक्सीजन पे रखा कुछ देर तक, फिर उसके बाद से वेंटिलेटर पे डाल दिया। राइट नाउ अभी यही सिचुएशन है कि उनके फेफड़े में पानी आ गई है, क्रिएटिनाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से उनकी पेशाब जो है ना हो नहीं रही है, थोड़ी-थोड़ी हो रही है। तो उसके लिए डायलिसिस भी लिख दिया गया है। तो बहुत सारी सिचुएशन को एक साथ फेस कर रही हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत दिल से जुड़ना चाहती हूँ, बहुत ही दिल से। तो आप लोगों से इसीलिए भी कहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ये सोचूँगी कि मेरी फैमिली छोटी-सी नहीं है, बहुत बड़ी है, और ये दुःख जो है ना वो कम हो जाएँगे मेरे, है ना? तो ये जो मेरे फ़ादर हैं, ये मेरे स्टेप फ़ादर हैं। मेरी माँ की दूसरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं, जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनका इंतकाल हो गया था, बहुत छोटे थे हम तभी। और उसके पीछे भी उनके घरवालों का हाथ है, मेरे चाचा का हाथ है, और मेरे कुछ रिलेटिव में जो नाना है, मेरे नानी के भाई, उनका हाथ है। उसकी वजह कि इतनी कुछ बिखर गई, इतना बर्बाद हो गया हम लोग, हम बता नहीं सकते हैं। और फिर बाद में जब पापा का इंतकाल हो गया, तो दादी ने सपोर्ट नहीं किया, चाचू ने सपोर्ट नहीं किया, कौन देखेगा ये वो करके। फिर उन्होंने ऐसा ज़िंदगी बना दिया कि हम दादी के यहाँ नहीं रह सकते थे, और फिर हमें मुश्किल में, मजबूरी में नानी के यहाँ आना पड़ा, यहीं रहना पड़ा। अम्मी यहीं लेके हम लोगों को रहने लगी। नानी के यहाँ भी बहुत सारे मसले थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर वो पल आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, जिसे मैं अपने दिल में रखती हूँ, घुटती हूँ, और अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ जब फ़ील करती हूँ, तो दिल करता है कि काश किसी को सुनाऊँ। तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और फ़िलहाल मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे फ़ादर के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे स्टेप फ़ादर हैं, लेकिन फ़ादर की तरह ही हैं, और बहुत कुछ है ज़िंदगी में, और बहुत कुछ नहीं भी है। माँ को अच्छे खासे टाइम तक, जब थोड़ी-थोड़ी अक्ल थी, तब तक मैंने सफ़ेद और मुस्मात ज़िंदगी गुज़ारते हुए देखा है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी कम उम्र में उनको मैं फिर से उसी हाल में देखूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं परेशान इस वजह से होती हूँ कि मैं माँ को फिर से उदास नहीं देख सकती, फिर से बेवा नहीं देख सकती, और इस हाल में नहीं देख सकती। माँ की दूसरी शादी हुई तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे ऐसे-ऐसे नाम से मुख़ातिब किया, 2 बाप की बेटी। मैं ये भी सुनाऊँगी आप लोगों को कि कैसे कितना बुरा सिचुएशन बना के लोगों ने रख दिया मेरी ज़िंदगी का। हम 2 बहनें अपनी ज़िंदगी में किस कदर परेशान हाल है, और किस कदर अपनों ने ज़िंदगी को और बुरा बनाने की कोशिश की, और कोशिश किया कि भाई नहीं है ना? मामू नहीं है, तो इनके पास जो ज़मीन है सब कुछ हम ले लें, और हमने अगर ज़मीन नहीं दी तो किस कदर हमसे मुँह फुलाने लगे, हमसे ये करने लगे कि अरे! इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, है ना? तो सोचते नहीं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, आप स्ट्रॉन्ग कब रहते हो, जब आपकी फ़ैमिली में 2-4 मर्द होते हैं, या फिर थोड़े वो होते हैं ना, सपोर्टेबल होते हैं। आप क्या ही बोल सकते हो किसी को, क्या ही कर सकते हो किसी के साथ? कुछ नहीं, बहुत होगा तो हाँ या ना कह सकते हो, यही कह सकते हो ना। तो यही बात है। और मैं दिल्ली में 2 दिन पहले आई हूँ, मैं यहाँ व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों से कि आप साथ रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों का साथ होना एंजल जैसा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, और आज भी बोल रही हूँ कि आप लोग जब साथ होते हो ना, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा एंजल मेरे साथ है जो दुनिया में ही है ना? लोगों के बीच ही है। तो आप लोग प्लीज़ साथ दीजिएगा। मम्मी का बहुत बुरा हाल है, रोती हैं, परेशान होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से एंगेज भी रहूँ, तो खुद के डिप्रेशन को थोड़ा कम करूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो सिचुएशन होती हैं, जब आपके आगे पीछे कोई नहीं रहता, और आपको बहुत कुछ फेस करना होता है, माँ-बाप की तकलीफ़ों को आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना? और फिर आप अपनी ज़िंदगी का भी सोचते हो, तो फिर आप सोचते हो कि माँ-बाप सही हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, तो थोड़ा-थोड़ा आपको डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होता है, होता है। तो इस डिप्रेशन से दूर होने के लिए मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, और मैं गुज़ारिश करूँगी कि आप लोग मेरे फ़ादर के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे मदर के लिए दुआ कीजिएगा, और हम लोगों का साथ दीजिएगा। फ़िलहाल पापा को रोज़ ब्लड चढ़ते हैं, तो कुछ लोगों ने डोनेट किया है ब्लड, लेकिन बाकी आप लोगों से जैसा-जैसा ज़रूरत होगा बोलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।